हेलो एवरीवन। जो अपना सी इंटर का एग्जाम देने वाले मे 25 या फिर आगे आने वाले कोई भी टर्म के अंदर में ये पर्टिकुलर वीडियो में मेरे को दो क्वेश्चन को डिस्कस करना है जो पिछले दो टर्म के आरटीपी के अंदर में आया हुआ है। एक आया था मे 25 का आरटीपी, एक आया था जनवरी 25 का आरटीपी। अब झमेला ये ना कि ये जो दो क्वेश्चन आया था ये दोनों क्वेश्चन उस चैप्टर का है जो जिसका प्रैक्टिकल ना हार्डकोर हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं। वो है रेलेवेंट कॉस्टिंग। स्टिल हमारे पिछले दो टर्म के आरटीपी में आया हुआ है, तो एक बार मेरे को लगता है एक बार थोड़ा बहुत समझा के दो क्वेश्चन करना हम लोग का बनता है। अब इसका हल्का सा जिक्र किया हुआ है जो हमारा थ्योरी वाला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट, उसके अंदर में जहां पर हम लोग बात करते थे कि मेरा सन कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, जहां मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मेरा शटडाउन कॉस्ट क्या है, हमारा अवॉइडेबल कॉस्ट क्या है, हमारा कमिटेड कॉस्ट क्या है, हमारा डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या है। ये सारे के सारे कॉस्ट जो हम लोग थ्योरी में पढ़ा करते थे उसके बेसिस पे पिछले दो टर्म के आरटीपी के अंदर में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। सो आई थिंक टू बी ऑन अ सेफ साइड हम लोग को एक बार वो समझ के दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो एक काम करते हैं, वो तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले ना एक बार हम थोड़ा सा जिक्र करता है कि कौन सा सॉरी थोड़ा सा जिक्र करेगा कौन सा कॉस्ट मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट है इन डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले ना एक बार हम फटाफट समझाते हुए चलता है मेरा रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट। ठीक, मेरा पहला बात कोई भी अगर हम लोग को मान लो डिसीजन लेना है, मान लो कोई भी डिसीजन लेना है, तो कौन सा खर्चा रेलेवेंट होता है वो डिसीजन के लिए जो उस डिसीजन लेने की वजह से खर्चा लगेगा और अगर ना ले तो खर्चा बच जाएगा। सिंपल सा बात। कोई भी कॉस्ट अगर मान लो मुझे एक डिसीजन लेना है तो कौन सा कॉस्ट मेरे लिए रेलेवेंट है, और बाई चांस हम लोग वैसा प्रोजेक्ट करें, वैसा प्रोडक्ट बनाए जो हम सोच रहे हैं कि ये काम करे या ना करे। एक मान लो नया कस्टमर आया, नया प्रोजेक्ट मुझे आया, नया प्रोडक्ट बनाना है, मेरे को ये डिसाइड करना है वो काम करे या ना करे, तो मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और पता है हम लोग खाली उसी कॉस्ट को लेंगे जो जिस दिन डिसीजन ले रहे हैं ना उसके फ्यूचर में लगे, और प्रोजेक्ट करेंगे तो लगेगा, और अगर प्रोजेक्ट ना करे तो ये बच जाएगा। खाली वही कॉस्ट रेलेवेंट होता है मेरा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बनाने में इन केस ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर। तुम लोग अगर मान लीजिए मेरा पहले से कुछ कॉस्ट लगा हुआ है, तो ध्यान देना जिस दिन मुझे डिसीजन लेना है, मान लो आज का दिन है 14th ऑफ मे, और बाई चांस मेरा ऑलरेडी कुछ कॉस्ट ना पहले पास्ट में लगा हुआ है, ऑलरेडी मेरा कॉस्ट कुछ ऑलरेडी पास्ट में लगा हुआ है, पर हमको डिसीजन लेना है आज के दिन, डिसीजन लेना है मुझे आज के दिन, मुझे डिसाइड करना है कि भाई ये प्रोजेक्ट करे या ना करे, तो पता है मेरे लिए वही कॉस्ट रेलेवेंट होगा जिस दिन मुझे डिसाइड करना है जो उसके फ्यूचर में एक्स्ट्रा लगे। तो बोलेगा जो ऑलरेडी पास्ट में लगा हुआ है वो तो ऑलरेडी लग गया, सो हम ये काम करें या ना करें वो खर्चा तो ऑलरेडी मेरा पास्ट में लग गया। और भाई ध्यान देना जो खर्चा ऑलरेडी पास्ट में लग गया वो आज के दिन मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। पता है ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? संक कॉस्ट। संक माने डूब गया, ये पैसा ऑलरेडी लग गया है, तो अगर आज के दिन डिसीजन लेना है तो ये कॉस्ट जो ऑलरेडी पास्ट में लग गया मेरे काम का नहीं है। पहला बात। अगला, कौन सा कॉस्ट रेलेवेंट है जो डिसीजन लेने की वजह से अब आगे लगने वाला है, ये प्रोजेक्ट में मेरा खर्चा लगने वाला है, ऐसा डिसीजन लेने की वजह से और प्रोजेक्ट में खर्चा लगने वाला है। पता है ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट माने क्या? वो कॉस्ट जो मेरा पॉकेट से भैया लगने वाला है ये प्रोजेक्ट या फिर ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कोई स्पेशल कस्टमर के लिए कोई काम को करने के लिए जो खर्चा मेरा पॉकेट से लगने वाला है, खाली वही कॉस्ट रेलेवेंट है, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ठीक, तो ये आया हमारा दो कॉस्ट। तो मेरा पहला सन कॉस्ट दैट इज इररिलेवेंट, अगला है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अब मेरा तीसरा कॉस्ट कौन सा होता है? मेरा तीसरा कॉस्ट कौन सा होता है? अब मान लो कोई एक ऐसा कॉस्ट है जिसका ना मेरा कमिटमेंट दिया हुआ है, कमिटमेंट दिया हुआ है यानी एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि भैया कुछ भी हो जाए, हम एग्जांपल है किसी एक एजेंसी को 50,000 पर मंथ देगा, 50,000 पर मंथ देगा, और मान लो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है 5 साल, और ये कॉन्ट्रैक्ट को हम बीच में खत्म नहीं कर सकता, और मान लो उसके बाद मेरे पास एक डिसीजन मेकिंग के लिए चीज आता है, तो ध्यान देना, और मान लो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता, ये मेरा कमिटेड कॉस्ट है, यानी डिसीजन लेने पे ना ये एक्स्ट्रा लगेगा, ना लेने पे ना ये बचेगा, तो ऐसा जो कमिटेड कॉस्ट होता है ना, ये भी क्या होता है? इररिलेवेंट। सम कॉस्ट इज इररिलेवेंट, आउट ऑफ पॉकेट इज रिलेवेंट, कमिटेड कॉस्ट इज इररिलेवेंट।
सिमिलरली एक मेरा कॉस्ट होता है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब क्या? जो मेरे डिस्क्रिशन पे है, जो मेरे इच्छा पे है कि यार अगर ये प्रोजेक्ट करेगा तो मेरा मन है खर्चा करने का, और अगर मान लो ये प्रोजेक्ट नहीं करेगा, मेरा मन नहीं है खर्चा करने का, तो ये कॉस्ट ऑब्वियस सा बात है रेलेवेंट है, क्योंकि खर्चा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो मेरा कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं है, तो ये कॉस्ट मेरे लिए रेलेवेंट है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करने के लिए जो मेरा एग्जिस्टिंग इनकम है ना, मुझे उसको त्यागना पड़ गया। मान लो मेरा कोई एक प्रोजेक्ट करने के लिए कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जिससे मेरा एग्जिस्टिंग रेवेन्यू थोड़ा हैम्पर होगा, जो मेरा एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन आता था उसका नुकसान होगा, तो ध्यान देना, जब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मेरा इस प्रोजेक्ट की वजह से नुकसान हुआ ना, और अगर ये प्रोजेक्ट की वजह से नुकसान हुआ है तो जब इस कॉस्ट का निकालेंगे ना, इस प्रोजेक्ट के लिए मेरा खर्चा क्या क्या लगा, तो जो इस प्रोजेक्ट का आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है वो तो आएगा, ये प्रोजेक्ट करने की वजह से जो मेरा नुकसान हुआ वो भी आएगा। क्या बनकर आएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये भी एकदम रेलेवेंट रहेगा। यानी टू समराइज, इररेलेवेंट क्या? जिस दिन डिसीजन लेना है उसके पहले जो खर्चा ऑलरेडी लग गया, जो लग गया, रात गई बात गई, इररेलेवेंट। सन कॉस्ट इज इररेलेवेंट। क्या रेलेवेंट है? प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा खर्चा आगे फ्यूचर में क्या लगेगा, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट रेलेवेंट है। अगला कोई डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है, ये प्रोजेक्ट करेंगे तो खर्चा करते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे खर्चा, तो डिस्क्रिशनरी वाला भी रेलेवेंट है। पर कमिटेड है, यार कुछ भी हो जाए हमको तो खर्चा करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो जब प्रोजेक्ट करो या ना करो खर्चा करना ही है, तो इसके लिए तो रेलेवेंट नहीं हुआ ना, दैट इज इररेलेवेंट। और मेरा अगला इंपॉर्टेंट कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए अगर बाई चांस मुझे कोई एग्जिस्टिंग इनकम को सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो मेरे को नए प्रोजेक्ट का कॉस्ट के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा वो खर्चा, भले उसके लिए वो कॉस्ट लगा नहीं, पर उसको प्रोजेक्ट को करने के लिए मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा ना, नुकसान तो हुआ ना, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनकर आएगा। जाना ये बेसिक बात। तो ये बेसिक बात को ध्यान रखते हुए अब एक काम करते हैं हम लोग, फटाफट करते हैं दो क्वेश्चन। यानी मेरा रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट क्या है? रेलेवेंट कौन सा और इररेलेवेंट कौन सा? रेलेवेंट क्या है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो मेरा फ्यूचर में लगने वाला है। मेरा अगला है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, मेरा अगला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इररेलेवेंट क्या है? संक कॉस्ट, जो ऑलरेडी पास्ट में लग गया, एंड कमिटेड कॉस्ट, जिसका ऑलरेडी कमिटमेंट दिया हुआ है, वो मेरे लिए इररेलेवेंट है। डन। चलो एक काम करें हम लोग, सबसे पहले करते हैं हमारा जनवरी 25 के क्वेश्चन। भले ये लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के आरटीपी के हेड के अंदर में इसको डाल दिया था, पर मार्जिनल कॉस्टिंग का नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है रेलेवेंट कॉस्टिंग का। ऑल्दो मार्जिनल का कुछ कुछ उसमें आएगा बात, पर मेन है रेलेवेंट कॉस्टिंग का। चलो भैया देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्या लिखा है? मेरा XYZ लिमिटेड इज अ कंपनी इन्वॉल्व। अच्छा पहले लास्ट लाइन पढ़ लो, करना क्या है। You are required to calculate the minimum price which the company can afford to quote for the new customer as stated above. मेरे को कम से कम कितना पैसा चार्ज करना है कस्टमर से, ये मेरे को निकालना है। और कम से कम कितना पैसा चार्ज करेंगे? जितना मेरा खर्चा लगा बस उतना दे दो, प्रॉफिट मत दो, चलेगा। तो बीपी आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है? वो पर्टिकुलर कस्टमर के लिए मेरा रेलेवेंट कॉस्ट क्या लगा, जो उस कस्टमर के लगा, खाली उसी को निकालना है। चलो जरा देखें फर्स्ट पैरा। मेरा XYZ Limited is a company involved in production and construction of specialized equipment and machine on the demand of customer. The company received an order for construction of a specialized machine. It had nearly completed this job relating to construction of a specialized machine when it discovered that the customer had gone out of business. ये लाइन बड़ा काम का है। कंपनी received an order, received पास्ट में एक ऑर्डर मिला था एक मशीन बनाने का, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, पर जैसे ही देने का बारी आया कस्टमर के लिए, बाकी कंप्लीट करने का बारी आया, हम लोग पाए कि भैया कस्टमर बिजनेस ही छोड़ दिया। यानी हम कस्टमर के लिए एक मशीन बना रहा था, उसके बोलने पे काफी हद तक खर्चा कर दिया, पर अचानक से एक दिन पता चला यार ये कस्टमर ये काम ही छोड़ दिया, अब उससे पैसा नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो हम उसको खत्म क्यों करें। एट दिस स्टेज द पोजीशन ऑफ द जॉब वाज एज अंडर। ओरिजिनल कॉस्ट कितना एस्टिमेट किए थे? इतना सोचे तो इतना खर्चा लगेगा। कॉस्ट इनकर्ड सो फार, ध्यान देना, कॉस्ट इनकर्ड
कितना कॉस्ट लग गया है ऑलरेडी? 24,80,000। कॉस्ट टू बी इनकर्ड, फ्यूचर में और कितना कॉस्ट लगेगा दिया हुआ है, और कितना पेमेंट कस्टमर से मिला हुआ है, इतना रुपया। अब आगे बोलता है आफ्टर सर्च अ न्यू कस्टमर फॉर मशीन हैज बीन फाउंड। बहुत खोजने के बाद एक नया कस्टमर मिला। ही इज इंटरेस्टेड टू टेक द मशीन। बोलता है भाई ये जो तुम्हारा मशीन हम लेने के लिए तैयार है, अगर थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दो मेरे हिसाब से। मेरे नए कस्टमर को मशीन ओरिजिनल कंडीशन में ही चाहिए, बट विदाउट एआई डिवाइस एंड विद सर्टेन अदर मॉडिफिकेशन। जब एग्जिस्टिंग मशीन बना रहा था उसके अंदर में एक एआई डिवाइस था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बोला हमको वो नहीं चाहिए और उसको थोड़ा और मॉडिफिकेशन करवाना है। अब कॉस्ट ऑफ एडिशन एंड मॉडिफिकेशन आर एस्टिमेटेड एज अंडर। तो मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, सबसे पहले इस मशीन को मुझे खत्म करना पड़ेगा। तो अगर खत्म करना पड़ेगा तो देखो कॉस्ट टू बी इनकर्ड, यानी हुआ क्या, एक दिन पुराना कस्टमर आया, उसके बोलने पे मैंने काम शुरू किया और उस दिन से लेके आज के दिन तक मैंने खर्चा कर दिया है 24,80,000 और इस दिन पता चला कि ये पुराना वाला जो कस्टमर है ये मशीन नहीं लेगा, काम खत्म। अब कुछ दिन बीता, हम नए कस्टमर को खोजे, मालूम मुझे नया कस्टमर मिला इस दिन। अब ये बोलता है कि हमको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके दो, हम इस मशीन का कॉल ये मशीन तुमसे ले लेगा। तो मेरे को देखो इस दिन डिसाइड करना है कि ये कस्टमर से हम कितना पैसा चार्ज करें। तो हम इस दिन अगर ये डिसाइड करेगा तो ध्यान देना इस दिन के पहले जो कॉस्ट लगा दैट इज इररेलेवेंट। इस दिन के पहले खर्चा क्या लगा? 24,80,000। सोचो ना अगर ये कस्टमर आता भी या नहीं आता, ये खर्चा तो ऑलरेडी लग गया ना, तो वो कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है आज के दिन। सो 24,80,000 इज सम कॉस्ट, दिस इज इररेलेवेंट, दिस इज इररेलेवेंट। रेलेवेंट क्या है? अब मेरे को मशीन को पूरा करने के लिए अब आगे जो खर्चा लगेगा खाली नए कस्टमर से उतना ही लेंगे, और मेरा खर्चा क्या लगेगा? सबसे पहले 3,70,000 लगेगा, तो मेरा पहला कॉस्ट लगेगा 3,70,000। हम एक काम करते हैं यहां पर लिखते हुए चलते हैं, मेरा पहला कॉस्ट लगेगा 3,70,000। यानी जिस दिन डिसाइड करना है उसके पहले जो कॉस्ट लगेगा दैट इज इररिलेवेंट, उसके बाद आगे जो लगेगा दैट इज रिलेवेंट। नेक्स्ट, अब आगे बोलते हैं मेरा मटेरियल कॉस्ट लगने वाला है 1,05,000। मेरा मशीन को पूरा करने के लिए 2 डिपार्टमेंट में काम करेंगे, एक्स और वाई, उसमें वेजेस लगेगा 35 मैन डेज, 55 मैन डेज। मैन डेज मतलब क्या? लेट्स एग्जांपल है 7 मैन 5 दिन काम करे तो कुल मिला के मैन डेज हुआ 7 × 5 35। ठीक। अगला मेरा वेरिएबल ओवरहेड लगने वाला है 30% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ईच डिपार्टमेंट। डिलीवरी कॉस्ट लगेगा 15,500 और फिक्स्ड ओवरहेड विल बी एब्जॉर्ब्ड एट 50% ऑफ वेजेस इन ईच डिपार्टमेंट, और बाकी बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला बात किया हुआ है मटेरियल का, तो देखो मटेरियल का कॉस्ट लगेगा 1,05,000। तो नॉर्मली पता है हम लोग लिख देते सीधा 1,05,000, पर वेट यहां पे ना कुछ मटेरियल के बारे में आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जरा देखो तो, डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मॉडिफिकेशन आर इन स्टॉक। यानी जितना मेरे को मटेरियल लगने वाला है ना, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। ध्यान देना, अगर ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे को नया नहीं खरीदना, अगर नया नहीं खरीदना तो उसका कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है। पर आगे बोलता है इफ नॉट यूज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर, और ऐसे मटेरियल जो ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा है इसको अगर इस ऑर्डर के लिए यूज ना करे, दे विल बी यूज्ड इन अनदर जॉब इन प्लेस ऑफ मटेरियल दैट विल नाउ कॉस्ट 1,50,000। यानी 1,05,000 का स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है, मुझे इस दिन डिसाइड करना है जब एक नया कस्टमर आया कि भाई इसके लिए खर्चा क्या लगेगा, बोलते हैं मटेरियल यूज कर सकते हैं, पर सिंस ऑलरेडी मेरे पास ये मटेरियल पड़ा हुआ है तो मेरे को अलग से खर्चा नहीं करना। पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अगर हम लोग इसमें यूज ना करें तो मेरा एक दूसरा ऑर्डर है उसमें हम इसको यूज कर लेगा, और अगर दूसरा ऑर्डर में यूज कर लेगा, अब सोचो ना अगर मैंने इसको यहां यूज किया तो दूसरे ऑर्डर के लिए मुझे नया मटेरियल खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये तो यूज हो गया, और जो नया मटेरियल खरीदेंगे वो कितना में खरीदेंगे? 1,50,000। तब क्वेश्चन उठता है अगर मुझे ये निकालना है कि भैया इस कस्टमर के लिए मेरा खर्चा क्या लगा, तो 1,05,000 तो हम यूज कर लिया तो दूसरे वाले में 1,50,000 लग जाएगा। यानी सरल भाषा में देखिए हमारी कंपनी का जैसे ही इस नए कस्टमर के ऑर्डर को एक्सेप्ट किए, मेरे को 1,50,000 का खर्चा करना तो पड़ जाएगा दूसरे ऑर्डर के लिए, तो जो 1,50,000 करना पड़ जाएगा वो किससे लेगा? इसी कस्टमर से। तो यहां पर सीधा लिखेंगे 1,50,000 डायरेक्ट मटेरियल का। मेरा अगला है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस के बारे में क्या लिखा है? डिपार्टमेंट एक्स इज वर्किंग नॉर्मली
and hence any engagement of labor will have to be paid at the direct wage rate of 1000 per man day. 1000 per man day लगेगा, तो 35 man days काम किया तो 1000 into 35,000 लगेगा डिपार्टमेंट एक्स में, डायरेक्ट वेजेस एक्स में लगेगा 35,000। सिंपल बात। मेरा अगला है डिपार्टमेंट वाई, जहां पे 55 man days काम किया गया। मेरा डिपार्टमेंट वाई में बोलता है ये एक्सट्रीमली बिजी है भैया, वर्कर लोग खाली नहीं बैठे तुम्हारा इस मशीन को पूरा करने के लिए। डायरेक्ट वेजेस का रेट है 1200 रुपया पर मैन डे, तो 1200 रुपया पर मैन डे लगेगा, यानी इसके लिए 55 इंटू 1200, यानी मेरा डिपार्टमेंट वाई में 66,000 लगना चाहिए। पर यहां लिखा है ये लोग बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, और अगर बहुत बिजी है यानी इनके पास विलापंती नहीं है, करने के लिए टाइम नहीं है, ये लोग कोई और काम कर रहा है, उनसे कोई और काम छुड़वा के मुझे ये वाला काम करवाना पड़ेगा। तो अगर कुछ और काम छुड़वा के ये काम करवाना पड़ेगा तो कुछ और काम में जो इनकम आता है वो हम खो दिया ना, और कोई इनकम आता है वो हम खो दिया, वो एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो भी किससे लेंगे? इस नए कस्टमर से। कारण क्या? मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? रेलेवेंट। अब आगे बोलता है वर्कर लोग करंटली यील्ड करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 रुपया पर रुपी ऑफ वेजेस, यानी जितना रुपया वेजेस दिया जाता है उसका कंट्रीब्यूशन 3 रुपये आता है हर 1 रुपए के वेजेस पे। तो यहां पे कितने रुपए का वेजेस दिया गया है? 66,000। कंट्रीब्यूशन क्या कमाता है? हर 1 रुपए के वेजेस पे 3 रुपया। तो अगर 66,000 खर्चा किया तो 66,000 इंटू 3, कंट्रीब्यूशन कितना आता जो खो गया है? 198। ऐसा काम क्यों किए? क्योंकि वर्कर लोग बिजी थे, और अगर बिजी थे यानी उनका कोई और चीज को सैक्रिफाइस कराना पड़ा, जो इनकम सैक्रिफाइस कराए वो एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसीलिए हम लोग यहां पर इसको ऐड किए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कुछ आ गया, रुक जाओ। मटीरियल हुआ, वेजेस हुआ। अब मेरा अगला है वेरिएबल ओवरहेड, 30% ऑफ वेजेस इन ईच डिपार्टमेंट। चलो मेरा वेरिएबल ओवरहेड 30% ऑफ वेजेस इन ईच डिपार्टमेंट, तो दोनों वेजेस डिपार्टमेंट मिलाकर वेजेस कितना लगा? 35,000 प्लस 66,000 या 1,01,000, उसका 30% लगेगा वेरिएबल ओवरहेड 30,300। और अगर ये वेरिएबल ओवरहेड है यानी ये काम करेंगे तभी खर्चा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मेरा अगला डिलीवरी कॉस्ट लगेगा 15,500, डिलीवरी कॉस्ट लगेगा 15,500 इनके लिए। अब मेरा अगला है फिक्स्ड ओवरहेड। अब ध्यान देना, फिक्स्ड ओवरहेड का खासियत क्या होता है? भले ये काम करे या ना करे, मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहता है। जैसे अगर मान लो कस्टमर के ऑर्डर को रिजेक्ट करते तब भी फिक्स कॉस्ट उतना लगता है, और एक्सेप्ट कर रहे तो कौन सा मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ गया तब भी उतना लग रहा है। तो जो ये डिसीजन लेने के से ना एक्स्ट्रा लगे ना काम, वो कॉस्ट इररिलेवेंट है। चलो ठीक। अब आगे होता है एडिशनल सुपरवाइजर रिक्वायर्ड फॉर मॉडिफिकेशन। ये नए कस्टमर के लिए मॉडिफिकेशन कराना पड़ा, जिसके लिए सुपरवाइजरी कॉस्ट लगेगा 80,000। चलो डन। अब आई थिंक बस 2 पॉइंट और है, 5 और 6, क्वेश्चन खत्म। पॉइंट नंबर 5 अच्छा पॉइंट है। द कॉस्ट ऑफ एआई डिवाइस दैट द न्यू कस्टमर डज नॉट रिक्वायर इज 135। हमारा नया कस्टमर क्या बोला? मेरे को एआई डिवाइस नहीं चाहिए, इसका कॉस्ट 1,35,000 है। बोलता है इफ इट इज टेकन आउट इट कैन बी यूज्ड इन अनदर जॉब इन प्लेस ऑफ अ डिफरेंट मैकेनिज्म। यानी मान लो हम एक एग्जिस्टिंग मशीन बनाया था जो ऑलरेडी काफी कुछ बना हुआ था, जिसके अंदर में एआई डिवाइस ऑलरेडी A135 का लगा हुआ है, पर हमारे नए कस्टमर को नहीं चाहिए तो उसको हटा देंगे, निकालेंगे। अब आगे बोलता है ये जो एआई डिवाइस निकाले, ये पता है ये जो एआई डिवाइस निकाले जिम किसी और जॉब में यूज कर सकता है। द लेटर मैकेनिज्म हैज अदरवाइज टू बी बॉट फॉर ₹1,05,000। अब अगर बाई चांस हम इससे नहीं निकालते तो एआई डिवाइस दूसरे जॉब के लिए एनीवेज बाजार से खरीदना पड़ता, जिसका 1,05,000 लगता। पर सिंस ये मशीन से निकल गया तो 1,05,000 बच गया ना। और अगर बच गया तो कोई इनकम खोते तो हम लोग ऐड कर रहे थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, खर्चा बचाया तो हमारी कंपनी का गेन हुआ ना। और अगर गेन हुआ तो मुझे माइनस करना चाहिए 1,05,000, माइनस करना चाहिए 1,05,000, फिर 1,05,000 रुपया बचा लिया। अब आगे बोलता है डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म विल टेक 5 man days इन डिपार्टमेंट एक्स। पर ऐसे एआई डिवाइस को इस मशीन से निकालने का के लिए समय लगेगा, कितना लगेगा? 5 man days। तो 5 man days और डिपार्टमेंट एक्स में कितना लगता था? 1,000 रुपया पर मैन डे। तो 5 man days के लिए कितना लगेगा? 5 इंटू 1,000, 5,000। और ध्यान देना अगर 5,000 रुपया वेजेस का लगा है
तो मेरा वेरिएबल ओवरहेड तो वेजेस पे डिपेंड करता है भैया। 5,000 रुपया अगर वेजेस का लगा है तो उसका 30% 1,500 रुपया वेरिएबल ओवरहेड भी लगेगा। या नेट में देखें 1,05,000 रुपया बच जाएगा, पर इसके लिए खर्चा कितना पड़ जाएगा, 5,000 वेजेस का और 1,500 रुपया वेरिएबल ओवरहेड जो 30% आया। तो सेविंग्स होगा 1,05,000 का, पर खर्चा लगेगा 6,500। यानी नेट में अभी भी सेविंग्स है। कितना सेविंग्स है भाई, 98,500। और अगर सेविंग्स है माइनस कर देंगे 98,500, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। डन। मेरा आखिरी पॉइंट, इफ द कन्वर्जन इज नॉट कैरिड आउट, और मान लो हम लोग ये कन्वर्जन का काम ना करें, यानी कंप्लीट करने का काम ना करें, तो जितना मशीन बना हुआ है उतना तक ये रहने दे, तो सम ऑफ मटेरियल इन द ओरिजिनल मशीन कैन बी यूज्ड इन अनदर कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ मटेरियल दैट वुड हैव कॉस्ट ₹2 लाख। यानी अगर बाई चांस मेरा नया कस्टमर नहीं आता तो जो पुराना मशीन पड़ा हुआ है इसके कुछ मटेरियल को निकालते और किसी और जॉब में लगाते जो अदरवाइज 2 लाख में लेना पड़ता। पर सिंस मैंने इस कस्टमर को बेचने का वादा किया, तब इस केस में हम दूसरे जॉब में तो यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे कंपनी को 2 लाख का खर्चा करना पड़ जाएगा। और अगर खर्चा करना पड़ जाएगा इस कस्टमर के आने की वजह से, तो रिकवर भी इससे करेंगे, तो मेरा 2 लाख आया। अब आगे बोलता है इट वुड हैव टेकन 5 men days ऑफ वर्क इन डिपार्टमेंट एक्स टू मेक देम सूटेबल फॉर दिस पर्पस। तो एक तो 2 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। अच्छा, मेरा खर्चा लग जाएगा, इधर इस मटेरियल को यूज करते, नहीं कि तो मेरा 2 लाख रुपया सीधा मार्केट से लेंगे। और मान लो इसको यहां से बेच देते, 5 मंडे और लगता है डिपार्टमेंट एक्स का इसको सूटेबल बनाने के लिए। पर सिंस ये कस्टमर आ गया तो मेरा 5 मंडेज नहीं लगा, तो 5 मंडेज नहीं लगा तो 5 मंडेज के लिए डिपार्टमेंट एक्स में कितना लगता, 5 into 1000 5,000, और संग में वेरिएबल ओवरहेड भी 30% लगता, तो यानी 6,500। तो 2 लाख का तो एक्स्ट्रा खर्चा लगा, क्योंकि कस्टमर आया तो इस मटेरियल को तो नहीं निकाले, पर नहीं निकाले तो जो मेरा 6,500 रुपया लगता है इसको निकालने का वो बच भी गया। द रिमेनिंग मटेरियल विल रियलाइज ₹1,50,000 एज स्क्रैप। चलो ये बाद में देखते हैं। तो 2 लाख माइनस 6,500 कितना आया, 193,500 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आगे होता है रिमेनिंग मटेरियल विल रियलाइज ₹1,50,000 स्क्रैप, और बाकी मटेरियल को स्क्रैप की तरह बेचते 150 में, जो नहीं बेच पाए तो उसको भी ऐड करेंगे कि उतना रुपया हम खो दिया। और आगे द ड्राइंग्स विच आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ जॉब कैन बी सोल्ड फॉर 45,000, 45,000 रुपीज की ड्राइंग्स को भी बेचते जब नहीं बेच पाए। यानी जैसे ही सबको ऐड करेंगे मेरे को मिलाकर आएगा इस कस्टमर के आने की वजह से मेरा खर्चा क्या लगा कंपनी में, कितना लगेगा, 370 प्लस 1,50,000 प्लस 35,000 प्लस 66,000 प्लस 198 प्लस 30,300 प्लस 15,500 प्लस 80,000 माइनस 98,500 प्लस 193,500 प्लस 1,50,000 प्लस 45,000। ये आने वाला है 1,2,3,4,8,000। ये आने वाला है 1,2,3,4,8,000। फटाफट देखना है इसका सॉल्यूशन। वन टू थ्री फोर 8,000। प्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसा हम लोग लिखे एग्जैक्ट वैसे लिखते चलेंगे। कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा, मेरा मशीन मटेरियल का क्या लगा, वेजेस का क्या लगा, सब कुछ लिखते हुए चले। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था जो जनवरी 25 के आरटीपी में आया था। एनीवेज उस समय के आरटीपी को हम लोग जब सॉल्व किए इसको डिस्कस किए थे, पर सिंस मई 25 में वापस से सन कॉस्ट और ये सब का क्वेश्चन आ गया, इसीलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर डिस्कस कर लेना चाहिए। और द एग्जाम में अभी भी मेरे को लगता है आने का चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है कि हमारे प्रॉपर सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर लगातार 2 आरटीपी में आए तो इसलिए बेटर डिस्कस कर लेते हैं। डन। अब करते हैं हम लोग अपना दूसरा आरटीपी, एक बार मुझे फटाफट खोजने दो। चलो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो मई 25 का आरटीपी है, इसके अंदर में फटाफट देखते हैं। हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू, देखो लंबा चौड़ा कहानी की है, बहुत लंबा चौड़ा कहानी की है। और देखो यहां निकालने क्या बोला है, अवॉइडेबल कॉस्ट, एक निकालने बोला है संक एंड शटडाउन कॉस्ट, अगला निकालने बोला है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, एक और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, और एक अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ नोएडा ऑफिस, ऐसा कुछ लिखा है। एनीवेज ये क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ गया वापस से। ये नॉर्मल कोई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, वापस एक रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। चलो फटाफट डिस्कस करते हैं क्या है। क्या लिखा है, मिस्टर लिंडे इज अ जर्मन नेशनल हु केम टू इंडिया। बहुत कहानी की है लोग,
मिस्टर लिंडे एक जर्मन नेशनल हु केम टू इंडिया अगेन ऑन 1st April 2024. अगेन माने वापस से आया. He represent the country and want to start business in India as well. His company expertise in the manufacturing of industrial machine. Recently launched Make in India movement has motivated Mr. Linde. Thinks that this might be the perfect opportunity for his company to establish his company in India. पूरा ज्ञान बांटा. अब लास्ट मिस्टर लिंडे केम टू इंडिया ऑन 1st April 2012. चलो भैया 1st April 2012 को मिस्टर लिंडे आए थे और वापस ये लौट कर आए हैं 1st April 2024. यानी ठीक 12 साल के बाद ये लौट कर आए मिस्टर लिंडे इंडिया में. 1st April 2012 को इंडिया में आया था. उस समय ही परचेज अ लैंड फॉर ₹50 लाख. Constructed a building by spending ₹16 lakh. After that, he opened a private limited company in that building. He spent another 2,80,000 for this. He also employed 3 people for survey and to understand the need of Indian customers and spent ₹1,50,000 in salary. तो ध्यान देना 1 अप्रैल 2012 को इतना सब खर्चा कर चुका है. यानी इस 1st April 2012 को खर्चा क्या किया? पहला 50 लाख रुपए का लैंड लिया भैया. क्या लिखो यहां थोड़ा इसको घिसका देते हैं. सबसे पहले 50 लाख रुपए का लैंड लिया. अगला ये क्या किया? 16 लाख रुपए का बिल्डिंग बनवाया. अगला क्या किया? 2,80,000 रुपया खर्चा किया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए. अगला क्या किया? 1,50,000 और सर्वे के लिए कॉस्ट इनकर किया. बहुत खर्चा किया भाई. फिर आगे बोलते हैं he was disappointed in the response of market who were importing everything from China back then. इतना खर्चा करने दिया, बहुत डिसअपॉइंट हो गया. जो प्रोडक्ट बनाकर बेचा वो लोग कोई नहीं खरीद रहा इंडिया में, सब चाइना से खरीद रहा है. He closed the office and went back to the Germany. इन्होंने ऑफिस बंद किया, वापस जर्मनी में चले गए. All these years the office was closed and only an amount of 12,500 per month was paid to a guard and property tax was also paid. प्रॉपर्टी टैक्स दिया गया 18,000 रुपया पर ईयर. तो भैया सब कुछ बंद कर आके चला गया और ये 12 साल तक बस ये 2 खर्चा किया. सॉरी, पहला क्या किया? 12,500 रुपया पर मंथ. साल भर का निकाले 500 इंटू 12, 1,50,000 पर मंथ. और अगला ये खर्चा किया है 18,000 रुपया पर मंथ. सॉरी, पर एनम था ये, 18,000 पर एनम, यानी 1,68,000 पर एनम करके इन्होंने खर्चा किया है. कितने साल? हमारा ये 12 साल. चलो ठीक. नाउ व्हेन मिस्टर लिंडे इज बैक, नाउ मतलब अब 1st April 2024 को जब लिंडे जी वापस पधारे भारत में, he opens the office and starts to plan on how this time he will capture the Indian market. अब ये सोचा भाई इंडियन मार्केट को कैप्चर करेंगे. एक्सपेंसेस स्टार्टेड टू इनकर एज सून एज द ऑफिस ओपनड. अब जैसे ही मेरा ऑफिस ये 1st April 2024 को खोला और खर्चा लगना स्टार्ट हुआ. क्या? एक तो ऑफिस का सैलरी ऑफ स्टाफ 2,50,000 पर मंथ, इलेक्ट्रिसिटी वाटर मेंटेनेंस 50,000 पर मंथ, सिक्योरिटी स्टाफ 15,000 पर मंथ. एक बार अगर तीनों को हम लोग ऐड कर दे, मेरा खर्चा कितना लग रहा है? 250 प्लस 50 3 लाख प्लस 15 3,15,000 पर मंथ करके इस दिन से अब खर्चा लगना स्टार्ट हो रहा है. चलो ठीक है. अब आगे होता है लिंडे प्लान्स टू परचेज अ लैंड इन मानेसर विच विल बी यूज्ड फॉर द फैक्ट्री. अब ये सोच रहे भैया काम करते हैं, मानेसर में एक जगह खरीद लेंगे जो मेरा फैक्ट्री के लिए काम आएगा. आफ्टर सर्च ही फाउंड एन अप्रोप्रिएट लैंड एंड परचेज द लैंड फॉर ₹1.5 करोड़. इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का एक लैंड परचेज कर लिया. ही हैंडेड ओवर द लैंड टू एसपीवी कंपनी ऑफ REIT टू बिल्ड अ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी फॉर देयर फैक्ट्री. फैक्ट्री विल बी बिल्ट इन 2 ईयर. 2 साल लगेगा फैक्ट्री को बनने में भैया. दे विल स्पेंड ₹85 लाख ईच ईयर फॉर दिस कंस्ट्रक्शन. अब यहां से 85 लाख रुपीस पर एनम फॉर 2 ईयर लगने वाला है. ठीक है, ईच ईयर लिखा है 2 साल लगेगा. लिंडे बैक इन द नोएडा ऑफिस मेड 3 डिपार्टमेंट. एक से एक जगह कहां खरीद रहा भाई? मानेसर. ठीक है. मीनवाइल ये नोएडा ऑफिस में पहुंच गया ऑलरेडी, जो पहले से होगा शायद. जहां पे 3 डिपार्टमेंट बनाया, ऑफिस एडमिन, सेल्स एंड मार्केटिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस.
एक्सपेंस फॉर दिस डिपार्टमेंट एक्सेप्ट फॉर सैलरी, सैलरी ऑलरेडी यहां पर है और यहां पर है। और एक्सपेक्टेड टू बी ऑफिस एंड एडमिन का इतना, सेल्स मार्केटिंग का इतना, अकाउंट्स का इतना। तो एक काम करें जरा देखें तीनों मिलाकर कितना कॉस्ट लगेगा। 95 प्लस 1,12,000 प्लस 88,000 पर ईयर, 2,95,000 पर एनम। ये लगेगा नोएडा ऑफिस में। अब आगे बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड आर टू बी बाइफर्केटेड इन दिस डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पेंडिंग रेशियो। पहाड़ में गया। Technology is developed in Germany, but at present its execution is not required. Therefore, they do not require any expert as of now, and also because the factory is not ready. Factory को ready होने में 2 साल लगेगा, तो अभी टेक्नोलॉजी के लिए कुछ खर्चा करना नहीं है। Mr. Linde, being the only person representing his country and lone German in the Indian office, feels difficult to manage everything as he finds Indian corporate environment very challenging. ये अकेला इंसान है जो भैया जर्मनी से भारत में पहुंच गया, पर उसको बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। He asked his company to deploy another German manager to India. ये बोल रहे एक और जर्मन मैनेजर को भेजो ना भारत में। This will cost the company additional 2 million Indian national rupee per year to relocate the additional manager in India. और जर्मन मैनेजर को भारत में भेज दिए तो 2 मिलियन, 1 मिलियन माने 10 लाख, 2 मिलियन माने 20 लाख रुपया हर साल का लग जाएगा इस नए मैनेजर का। न्यू मैनेजर के लिए 20 लाख रुपीस लग जाएगा पर एनम। The German management is divided on this decision. The ones who disagree say Mr. Linde is competent enough to run a small extension of our company in India. कुछ लोग बोलते हैं भैया नहीं जरूरत नहीं है, 20 लाख रुपया क्यों वहां पे फालतू में और खर्चा करे, मिस्टर लिंडे केपेबल है, वो कर देंगे अपनी काम। We'll allocate more resources to Indian subsidiary when actual operation will start. बोलता है कि हम लोग अगला रिसोर्स तब भेजेंगे जब सही में फैक्ट्री तैयार हो जाए, और फैक्ट्री को तैयार होने में तो 2 साल लगेगा, तो फालतू में 20-20 लाख रुपया करके 2 साल क्यों खर्चा करें, और तब तक मिस्टर लिंडे को अकेले करने दो मैनेज। इंडियन कंपनीज इटसेल्फ अ कॉस्ट सेंटर एंड वी आर ऑलरेडी पेइंग हिम रुपीज 3.5 मिलियन INR एनुअली। मिस्टर लिंडे को ऑलरेडी 3.5 मिलियन माने 35 लाख रुपया एनुअली मिलता है, इसीलिए भैया और कुछ रुपया नहीं देंगे। यानी मिस्टर लिंडे का भी यहां पे 35 लाख रुपया पर एनम दिया जा रहा है। चलो ठीक है। बाप रे बाप क्या क्वेश्चन है ये। लिंडे हैज अनदर अपॉर्चुनिटी टू रिलोकेट द हेड ऑफिस आल्सो टू मानेसर। अब इसको लग रहा है यार एक काम करते हैं ना, नोएडा को हटाओ, मानेसर में शिफ्ट कर जाते हैं, जहां पे फैक्ट्री का बिल्डिंग भी बन रहा है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन हेड ऑफिस और फैक्ट्री बहुत ही कम हो जाएगा, विल रिड्यूस ग्रेटली, विच विल बी हाईली बेनिफिशियल व्हेन द फैक्ट्री विल बिकम ऑपरेटिव। सोचो यार अभी हम नोएडा में है, मानेसर दूर है, मानेसर हरियाणा में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, हेड ऑफिस भी हम नोएडा की जगह मानेसर में शिफ्ट कर देते हैं। तो ही विल हैव टू सेल द ओल्ड ऑफिस इन नोएडा। ऑब्वियसली जब नोएडा से मानेसर शिफ्ट हो रहा है तो नोएडा वाले ऑफिस को ये बेच देगा 2.5 करोड़ में, और परचेज करेगा रेडीमेड बिल्डिंग मानेसर में जिसका 3.75 करोड़ लगेगा। दिस न्यू बिल्डिंग विल हैव लार्जर स्पेस दैट कैन एकोमोडेट द फ्यूचर नीड फॉर स्पेस जब कंपनी ग्रो करेगा। और एक्सपेंस इन न्यू बिल्डिंग आर एक्सपेक्टेड टू बी, मेरा मानेसर के अंदर में खर्चा क्या लगेगा वो भी दिया हुआ है, ऑफिस स्टाफ का सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड सिक्योरिटी। तो 3,80,000 और 30,000 मिला के 4,10,000 पर मंथ। और मानेसर में करे तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन नोएडा इज 2.25 CR। अब खरीदे थे 2.5 करोड़ में, बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आज के दिन उसका वैल्यू है 2.25 CR सेल वैल्यू। एंड टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है 12.5% लगेगा ही। पुराने वाले को बेचेंगे 2.25 CR में, सॉरी 2.5 करोड़ में, और खरीदेंगे 3.75 करोड़ में, तो कुछ तो कैपिटल गेन देखो यहां पर आएगा, उस पर टैक्स लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग 5 MCQ। अब जैसे मैंने ना ये सबको समराइज किया ना इस तरीका से, एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात को कहीं कहीं लिखते चला, अब आई थिंक एमसीक्यू करना थोड़ा इजी रहेगा। पहला बोलता है फाइंड आउट द अवॉइडेबल कॉस्ट टिल द फैक्ट्री बिकम्स ऑपरेटिंग। कौन से कॉस्ट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं जब तक मेरा फैक्ट्री ऑपरेटिव ना है? पता है कौन से कॉस्ट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? ये न्यू मैनेजर वाला।
लिंडे तो पीछे पड़ा हुआ है, आज के दिन नए मैनेजर को भेजो, मैं जर्मनी से अकेला हूं, मेरा मन नहीं लगता, मुझे एक और जर्मनी का आदमी चाहिए। पर हमारा जो कंपनी है वो क्या बोल रहा है कि भैया तुम अकेला संभालो, जब हमारा फैक्ट्री सेटअप हो जाएगा 2 साल बाद तब भेजेंगे। और जो नया जनरल जर्मन से मैनेजर आता है उसका 2,20,00,000 रुपया लगता है 1 साल का। और अगर 2 साल बाद फैक्ट्री सेटअप होगा तो हम 2 साल इसको 20-20 लाख रुपया क्यों दे, इसको बचाते हैं ना। तो कितने कॉस्ट को हम लोग बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं? 2 लाख इंटू 20, 40 लाख। तो पहले वाले का आंसर आएगा 2 लाख इंटू 20, 40 लाख। डन। अब अगला निकालना है टोटल ऑफ संक एंड शटडाउन कॉस्ट। संक मने डिसीजन लेने के पहले जो लग गया, शटडाउन कॉस्ट मने जिस दौरान फैक्ट्री शटडाउन था, याद है 12 साल फैक्ट्री बंद पड़ा था, स्टिल जो खर्चा लगा वो मेरा शटडाउन कॉस्ट है। तो पहले देखते हैं संक कॉस्ट क्या है, शटडाउन कॉस्ट क्या है। संक कॉस्ट, संक कॉस्ट क्या था भाई? देखो हमको डिसीजन लेना है इस दिन। ये 12 साल में जो लगा ये तो मेरा शटडाउन कॉस्ट है, जब शटडाउन है तब भी खर्चा लगा, उसके पहले जो ऑलरेडी लगा हुआ है ये सब मेरा है संक कॉस्ट। एक और ऐड कर कितना आएगा, 50 लाख प्लस 16 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 1,50 मिलाकर होता है 70,30,000। दिस इज शटडाउन कॉस्ट, सॉरी संक कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट क्या है, देखो मेरा हर साल का 1,68,000 लग रहा है, और मेरा ये फैक्ट्री शटडाउन कितने साल रहा, 12 साल। तो 1,68,000 इंटू 12 कितना आएगा, 20,16,000। सो दिस इज संक, दिस इज शटडाउन। 70-30 एंड 20-16, 70-30 शटडाउन कॉस्ट 20-16, और दोनों को ऐड करें मिलाकर आएगा 90,46,000। यहां पूछा है टोटल ऑफ संक एंड शटडाउन। सो 90,46,000 का ऑप्शन तो दिया ही नहीं है भाई, ठीक है। ओ अगले पेज में 90,46,000। डन। मेरा अगला है क्वेश्चन 3, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द टोटल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट फॉर द कंपनी नोएडा ब्रांच। मेरा आउट ऑफ पॉकेट क्या बोलते हैं कॉस्ट कितना लगने वाला है नोएडा ब्रांच के अंदर में, आफ्टर फैक्ट्री लैंड इन मानेसर इज परचेज टिल द फैक्ट्री ऑपरेशन बिगिंस। यानी जब तक मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग मानेसर में स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक मेरा नोएडा में, यानी 2 साल लगेगा, 2 साल में मेरा नोएडा में खर्चा क्या लगेगा, आउट ऑफ पॉकेट। तो यानी मेरा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या लगेगा, वापस इसको देखे। पहला बात, ये 3 लाख रुपया, 3,15,000 पर मंथ हम लोग निकाला था, कहां से निकाला था भाई, आई थिंक इन तीनों को जोड़ के। तो 3,15,000 रुपया पर मंथ है, पर मंथ है, तो 1 साल के लिए इंटू 12, और फैक्ट्री 2 साल बाद शुरू होगा, तो 3,15,000 इंटू 12 इंटू 2 कितना आएगा, 75,60,000। ठीक। अगला खर्चा मेरा 85 लाख रुपीस पर एनम 2 साल के लिए लगने वाला है। ये 85 लाख रुपीस पर एनम क्या चीज का था भाई, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो 85 लाख इंटू 2, 1,70,00,000 ये भी लगेगा। मेरा अगला 2,95,000 पर एनम कुछ लग रहा है। ये 295 क्या चीज के लिए था, आई थिंक इन तीनों को मिलाकर था, करेक्ट। मेरा 295 लगेगा पर एनम 2 साल के लिए, तो 295 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 5,90,000। और अगला मिस्टर लिंडे जी को 35 लाख रुपीस पर एनम देंगे, 2 साल के लिए कितना देंगे, 17 लाख। यानी मेरा अगला 2 साल जब तक मेरा मानेसर का फैक्ट्री तैयार नहीं हो जाता, मेरा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नोएडा में कितना लगेगा, सबको जोड़ दो, 75,60,000 प्लस 1,70,00,000, वाह, प्लस 5,90,000 प्लस 17 लाख, ये मिलाकर आने वाला है 3215 बार 0। ये आने वाला है 3215 बार 0। तो देखना मेरा ये वाला एमसीक्यू का आंसर आएगा 3215 बार 0। ठीक। मेरा अगला है पार्ट 4, व्हाट विल बी द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इनकर्ड इन रीलोकेशन ऑफ हेड ऑफिस टू मानेसर। यह नोएडा का ऑफिस बेच के अगर हम मानेसर में जा रहा है तो रीलोकेट करने के लिए मेरा खर्चा क्या लगा। तो भाई रीलोकेट के लिए खर्चा क्या लगा, मानेसर का जगह लेंगे 3,75,00,000 में, तो खर्चा तो ये लगा।
पर पुराने वाले को बेच के कुछ मिल जाएगा। पुराने वाले को बेच के क्या मिलेगा? 2,50,00,000 पर। रुक जाओ भैया, 2,50,00,000 मिलेगा तो जरूर, पर जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन नोएडा वाले का वैल्यू 2.25 CR था और बेच रहे हैं 2.5 करोड़ में, तो मेरा कैपिटल गेन आएगा 2,50,00,000 माइनस 2,25,00,000 कितना आएगा? 25 लाख का गेन। और अगर 25 लाख का गेन आया उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा 12.5%। सो 25 लाख का 12.5% निकालो, 3,12,500। यानी बेच के जरूर मिलेगा 25 लाख, पर गेन आया जिसपे मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा 3,12,500। यानी नेट में आएगा 24687,500 शायद। तो देखो तो मेरा नेट में खर्चा क्या लगा? मेरा नेट में खर्चा लगा 128,125,000। यानी मानेसर में खरीदने का खर्चा ये लगा, नोएडा वाले को बेचे 2,50,00,000 में, पर गेन आया जिसपे टैक्स दिए, तो मेरा नेट में इतना रुपया मिला। तो इतना लगा, इतना मिला, तो मेरा नेट में कॉस्ट लगा 128,125,000। 128,125,000। चलो आखिरी पार्ट। मेरा हाउ मच इज द अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ नोएडा ऑफिस एज ऑन 1 अक्टूबर 2024? If the salary to all the employees are paid till 31st March 2025, यानी हमारे लिंडे जी पधारे थे 1 अप्रैल 2024। चल सारे के सारे एम्प्लॉय लोग को सैलरी दे दिया गया है टिल 31 मार्च 2025, माने पूरे साल भर का। पर मेरे को निकालना है 1 अक्टूबर 2024 वाले दिन कितना अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है। अनएक्सपायर्ड मतलब कितना प्रीपेड है। तो यानी 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना महीना हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीना। मुझे कैलकुलेट करना है जितने लोगों को भी सैलरी दिया जा रहा है 6 महीना के लिए, वो अमाउंट कितना, उतना मेरा प्रीपेड पड़ा रह गया 1 अक्टूबर को। तो देखो तो भैया मेरा सैलरी किस किस को दिया गया था जरा देखे। एक तो सैलरी दिया गया था ऑफिस स्टाफ को 2,50,000 पर मंथ, कैलकुलेटर में लिखे 2,50,000 प्लस सिक्योरिटी स्टाफ को सैलरी दिया गया था 15,000 पर मंथ, ऐड करें सिक्योरिटी स्टाफ वाला 15,000 पर मंथ। और कोई सैलरी, और कोई सैलरी हमारे लिंडे जी को दिया गया 35 लाख रुपीस साल भर का। साल भर का 35 लाख, एक सेकेंड, 2,65,000 पर मंथ था इन दोनों का मिला के। तो 6 महीने का प्रीपेड है, इंटू 6 कर दे 1590। और जो हमारा लिंडे जी का सैलरी है वो साल भर का 35 लाख है, तो 6 महीने के लिए कितना आएगा? 17,50,000। यानी 6 महीने का सैलरी निकाले। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को 6 महीने का तो प्रीपेड होगा। अगर तुम लोग ऐड करके देखेगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 33,40,000। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 33,40,000। डन। तो ये दो जो क्वेश्चन था ना, ये टिपिकल क्वेश्चन जैसा हम लोग पढ़ते थे वैसा नहीं था, और नई स्टडी मैट के अंदर में ऐसा क्वेश्चन का जिक्र था, पर पिछले 2 टर्म के आरटीपी के अंदर में सिंस ऐसा पूछा गया तो मुझे लग रहा है टू बी ऑन अ सेफ साइड से तब हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। सो आई थिंक तुम लोग ये 50 मिनट और डिवोट करके जो न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आरटीपी में आया है उसको कवर कर सकता है। चलो डन। इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो का डिस्कशन भी होता है खत्म।